जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ से हमारा टाइप नंबर 5वां स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, यदि 16A प्लस 16B प्लस 16C इक्वल टू 144 है तो ए बी और सी का औसत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखो हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 16A प्लस 16B प्लस 16C बराबर 144। आपको ये दिया गया है। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो सब में 16 जो है वो कॉमन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से 16 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा A प्लस क्या बचेगा B प्लस क्या बचेगा आपका C इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। देखो यहाँ पे 16 है, इक्वल टू इधर क्या है 144, तो कटा दो, क्या हो जाएगा 16 निया 144। अब हमको यहाँ पे A प्लस B प्लस C का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 9। तो हमको यहाँ पे A प्लस B प्लस C का वैल्यू मिल गया कितना 9। अब आगे हम क्या करेंगे, हमको ए बी और सी का औसत क्या है ये पूछा गया है। अच्छा, औसत क्या होता है आपका, औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा औसत कैसे निकलेगा, पहला क्या है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना है हमारा 9, तो ये हो जाएगा आंकड़ों का योग 9 बटा आंकड़ों की संख्या। कितने संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, मतलब तीन, तीन एकम तीन, तीन तिया 9। इसका मतलब कितना आएगा आपका ए बी और सी का औसत 3। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, हमको 16A प्लस 16B प्लस 16C का वैल्यू दिया गया है 144। हमने यहाँ पे 16 को कॉमन ले लिया और जब 16 कॉमन आया तो 16 एकम 16, 16 निया 144 से कट गया। तो अब हमको यहाँ से A B प्लस C का वैल्यू मिल गया कितना 9। औसत कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना है 9, तो ये हो गया 9 बटा आंकड़ों की संख्या। कितने संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो बटा हो जाएगा 3। कटा लो, कितना आएगा आपका औसत 3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो हमको यहाँ पे 3, 8, 9 और x का औसत मान दिया गया है कितना 6। तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहां से इन चारों संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे, इन चारों संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग कैसे निकलता है आपका, औसत, औसत कितना है 6 गुना आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये हो गया एक संख्या, ये दो संख्या, तीन संख्या और ये चार संख्या, तो गुना हो जाएगा 4। ये समझ में ना आया हो तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अगर मुझे आंकड़ों का कुल योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इधर है एवरेज मतलब औसत और गुणा क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा संख्या, मतलब औसत गुणित कुल संख्या। और मैंने वही किया, औसत जो कि आपका 6 और कुल संख्या, कितने संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। क्लियर, आगे बढ़े। तो इन चारों संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं को जोड़ के देखते हैं कौन कौन सी संख्या है, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x, जोड़ के देख लो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 9 20, 20 प्लस x। बट हमारा तो चारों संख्याओं का कुल योग कितना था 24, बट हमको यहाँ कितना मिला है 20। इसका मतलब इस x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 20 प्लस 4 तभी तो ये मिलेगा हमको 24। तो अब हमको यहाँ से
x का वैल्यू मिल गया जो कि है आपका 4। ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभनपुर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया? सबसे पहले आपको यहाँ पे औसत दिए हैं, इस औसत से आप इन चारों संख्याओं का कुल योग निकाल लो। ठीक है, अब देखो मुझको तो 3 संख्या दिया गया है, तो इन संख्याओं को जोड़ के देख लो कितना आया है 20, और जब मैं 20 प्लस x कर रहा हूं तो मुझको 24 मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर ये तीनों का योग 20 है तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 4, तभी तो 20 प्लस 4 24 मिलेगा। तो आपको यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है आपका 4। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, यदि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, हमारे पास कुल कितने संख्याएं हैं, ये हो गया एक संख्या, ये 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 5 संख्या है और इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 11। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, इन पांचों संख्याओं का कुल योग निकालना। इन पांचों संख्याओं का कुल योग निकालना, पांचों संख्याओं का कुल योग निकालना। कैसे निकलेगा आपका औसत, औसत कितना है 11, तो ये हो गया 11 इंटू आंकड़ों की संख्या, कितने संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, 3, 4 और 5, तो इंटू हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये 11 पंचे 55। ठीक, अब हमको यहाँ पे इन पांचों संख्याओं का कुल योग मिल गया कितना, 55। हमसे पूछा क्या गया है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, मतलब अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से है यहाँ पे आपका, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हमको बोला है अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, मतलब x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, इन तीनों का औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसको निकालने से पहले हमको यहाँ पे x का वैल्यू पता होना चाहिए। बिना x का वैल्यू जाने हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, तो हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो मुझे इन पांचों संख्याओं का कुल योग पता है कितना, 55। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे इन सभी को जोड़ के देखता हूं। पहला क्या है x प्लस, दूसरा क्या है x प्लस 2, फिर क्या है x प्लस 4, फिर क्या है x प्लस 6, फिर क्या है x प्लस 8। आपको ये दिया गया है, और जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो इनका कुल योग कितना मिला था मुझको, 55। ठीक, देखो यहाँ पे x कितने बार है, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, हमारे पास x है 5 बार, प्लस अब संख्याओं को जोड़ लो, 2, ये कितना हो जाएगा 6, 6 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू कितना है 55, कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये जब 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20, तो 55 माइनस 20 कितना हो जाएगा 35। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो अब हमको यहाँ से x का वैल्यू मिल गया कितना, 7। ठीक, अब हमको x का वैल्यू मिल गया, तो अब हम यहाँ से अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत निकाल सकते हैं। तो औसत कैसे निकलेगा, औसत निकालना है हमको, तो औसत कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग, आंकड़े कौन कौन से हैं, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, इन सबको जोड़ना है। क्या क्या जोड़ा मैंने, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, जब इनको जोड़ूंगा तो क्या हो गया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कितने संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, तो बटा हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ के देख लो, देखो ये कितना है, 1x, 2x, 3x, कितना है 3x, प्लस ये कितना है 6 4 10 और 8 18, बटा कितना 3। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू ले लेंगे, x कितना है 7, तो जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 7 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना 7 मतलब 21, प्लस कितना है 18 बटा कितना है 3, कितना हो जाएगा ये 39 बटा 3, कटा लो, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आएगा आपका औसत 13।
ये है आपका फाइनल आंसर जो कि आपसे पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? औसत के लगभग हर क्वेश्चन में हमारा पहला काम क्या रहता है, इन दी हुई संख्याओं का कुल योग निकालना। तो हमको यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई थी, तो हमने पहला काम क्या किया, इन पांचों संख्याओं का कुल योग निकाल लिया। कुल योग कैसे निकलता है, औसत गुणित आंकड़ों की संख्या, कितना हो जाएगा 11 पंचे 55। फिर हमको यहाँ पे पूछा गया था अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, बट यहाँ पे हमारे जो प्रेक्षण है वो x के फॉर्म में है, तो मुझको यहाँ पे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस x का वैल्यू निकालने के लिए मैं इन सभी पांचों संख्याओं को जोड़ के देखता हूं, और जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो मुझको 55 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन क्या बना था यहाँ पे, 5x बराबर 35। तो यहाँ से मुझको x का वैल्यू मिल गया कितना, 7। हमको निकालना था औसत। औसत कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग, मतलब इन तीनों को जोड़ दो, अंतिम 3 प्रेक्षणों को बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3, कटा लेना, कितना आएगा आपका औसत, 13। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। तो यहां से हमारा टाइप नंबर 6 स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन क्रिकेट का व्यापम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 मैचों में एक निश्चित औसत है, वह 11वें मैच में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 रन बढ़ जाता है। तो 11 मैचों के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखो बहुत ही बार रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बोला है कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो 10 मैचों में एक निश्चित औसत है उसका, वह 11वां मैच में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। तो 11 मैचों के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखो इसको निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप क्या करना, देखो 11वां मैच में उसने कितना रन बनाया है, 77, तो 11वें मैच का रन लिख दो कितना, 77। ठीक, अब देखो जब वो 11वें इनिंग में 77 रन बनाया था, तो उसका औसत 3 रन बढ़ा है। इसका मतलब इस 11वें इनिंग से पहले, मतलब पिछले 10 इनिंग में उसका औसत कम रहा होगा भाई, क्योंकि 3 रन तो अभी बढ़ा है ना, मतलब पहले उसका कम रहा होगा। कम मतलब क्या करना, माइनस करना। माइनस क्या करना, ये है 3 रन, तो लिख दो 3 गुणा, ये तो 11वां इनिंग है, ये वाला क्या है, 11वां इनिंग है इसका। और अगर ये 11वां इनिंग है तो इससे पहले उसने कितना इनिंग खेला था, 10 इनिंग, तो गुणा कर दो यहाँ पे 10 से। क्लियर, समझ में आया? ट्रिक क्या है, 11वां मैच में जितना रन बनाया है उसको आप यहाँ पे लिख दो। ठीक, बोला है 3 रन बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले उसका औसत कम रहा होगा। कम मतलब क्या करना, माइनस, और माइनस क्या करना है, ये जो 3 है उसको लिख दो 3, और ये 11वां इनिंग का रन था, इसका मतलब पहले वो 10 इनिंग खेला था, तो गुणा क्या करना यहाँ पे 10 से। क्लियर, तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 77 माइनस 30, कितना हो जाएगा ये 47। इसका मतलब 11 मैचों के बाद उसका औसत स्कोर कितना है, ऑप्शन नंबर सी चिरमिरी इज द राइट आंसर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं करना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। 11वां मैच का रन लिख देना कितना, 77, यहाँ पे उसका औसत 3 रन बढ़ा है, इसका मतलब पहले उसका औसत कम था। कम था मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। अब माइनस क्या करना, कितना रन बढ़ा था, 3, तो यहाँ पे 3 रन गुणा, ये 11वां इनिंग था, इसका मतलब पहले वो 10 इनिंग खेला था, तो गुणा कर दो 10 से। मतलब आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे, आप लिखना 77, इसको 3 गुणा 10। क्लियर, मतलब इन तीनों से आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना, 77 यहाँ पे बढ़ा है तो माइनस कर देना, माइनस क्या करना, 3 गुणा 10। अगर बोलता यहाँ पे कि 3 रन कम हो जाता है, अगर 3 रन कम हुआ है इसका मतलब पहले उसका औसत ज्यादा रहा होगा। ज्यादा मतलब आप यहाँ पे क्या करते, प्लस करते, प्लस क्या करते, 3 गुणा 10। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है,
एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो गया है, आपसे ये पूछा गया है। हमारा ट्रिक क्या है, हमको 12वीं इनिंग वाले का निकालना है। तो उसने 12वीं इनिंग में कितना रन बनाया है, 90। तो इस 90 को आप सीधा यहाँ पे लिख दो। ठीक, फिर अगला काम क्या करना है, यहाँ पे प्लस या माइनस देखना। हमको बोला है 5 रन कम हो गया। जब 5 रन कम हो गया इसका मतलब पहले उसका ज्यादा रहा होगा। ज्यादा मतलब क्या करना, यहाँ पे प्लस करना। पिछला क्वेश्चन में क्या था, बढ़ गया था। अगर उसका औसत रन बढ़ा है, जब बढ़ा रहेगा तो माइनस करना, और जब औसत रन कम हुआ है तो कम हुआ है तो आप प्लस करना। मतलब उल्टा, अगर औसत बढ़ा था तो माइनस कर देना, और अगर औसत कम हुआ है तो प्लस कर देना। ठीक, और प्लस क्या क्या करते हैं हम, इसको करते हैं 5 गुणा ये 11वां इनिंग। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 गुना 11, मतलब 12वीं इनिंग का रन, फिर वहां पे औसत कम हुआ था तो प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, 5 रन इंटू 11 इनिंग। तो कितना हो जाएगा ये, 90 प्लस 11 पंचे 55, कितना हो जाएगा ये, 145। ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब 12वें इनिंग के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 145 रन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। बस आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है, बस इन्हीं तीनों डाटा का हमको यहाँ पे यूज करना है। पिछला क्वेश्चन में 77 रन लिख दो, 77 रन। औसत स्कोर 3 रन बढ़ा था, और बढ़ा था तो माइनस कर दो। माइनस क्या करना, 3 गुणा 10, बात खत्म। आपका आंसर कितना आएगा, 47। इस क्वेश्चन में क्या था, कितना रन था, 90 रन। लिख दो 90 रन। औसत जो है उसका कम हुआ था, और जब कम होगा तो क्या करना, प्लस करना। प्लस क्या करना, 5 गुणा 11। आपका आंसर कितना आएगा, 145। यहां से हमारा टाइप नंबर 7वां स्टार्ट होने वाला है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को औसत तापमान 40 डिग्री था। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री था तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें, आपसे ये पूछा गया है। देखो, हमको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना दिया गया है, 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकालना। मतलब मंडे प्लस बुधवार मतलब वेडनेसडे प्लस फ्राइडे, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकालना। कुल तापमान कैसे निकलेगा, औसत मतलब 40 डिग्री इंटू टोटल दिन। टोटल दिन कितने हैं, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो ये हो जाएगा इंटू 3, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां से हमको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का कुल तापमान मिल गया, कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। अगला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्या दिया है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। तो यहां से हम वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, औसत मतलब 42 डिग्री इंटू 3 दिन है तो गुणा हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां से अब हमको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का कुल तापमान कितना मिला, 120 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का कुल तापमान कितना मिला, 126 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहां तक का समझ में आया। आगे क्या बोलता है, यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल गया, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ज्यादा वाले हैं मतलब 126 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा इक्वेशन 2,
और ये है हमारा इक्वेशन 1। ज्यादा वाला कौन सा है दोनों में? 126 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज्यादा वाले में से ये कम वाले को हम घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से 126 डिग्री सेल्सियस माइनस 120 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इस साइड क्या बचा हमारे पास, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसमें से ये ऊपर वाला घटाना है, इसको हमको घटाना है। तो कैसे घटेगा, देखो यहां भी वेडनेसडे है, यहां भी वेडनेसडे, तो वेडनेसडे माइनस वेडनेसडे कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फ्राइडे है, तो फ्राइडे माइनस फ्राइडे ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, थर्सडे। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, थर्सडे, ठीक। और ऊपर में क्या बचा, माइनस मंडे। ऊपर क्या बचा हमारे पास, मंडे। क्योंकि हमने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है, इसलिए इक्वेशन 2 वाला पहले लिखाएगा, मतलब थर्सडे। फिर हमने माइनस किया था 126 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे माइनस मंडे, ठीक। तो यहां से हमको गुरुवार माइनस सोमवार का इक्वेशन मिल गया, कितना, 6 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हमको ये गुरुवार का तापमान दे दिया है, कितना है वो, 43 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस कितना है, मंडे मतलब सोमवार, इक्वल टू कितना है, 6 डिग्री, ठीक है। हमको मंडे का निकालना है, तो ये माइनस मंडे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस मंडे, ये हो जाएगा मंडे। तो इधर क्या बचेगा, 43 डिग्री, और ये इधर प्लस 6 डिग्री है। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 डिग्री। तो ये हमको यहां से मंडे का तापमान मिल जाएगा, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा आंसर, कितना आएगा सोमवार का तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिख दो। हमको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान दिया था, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहला काम हमने क्या किया, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकाल लिया, कितना मिला, 120 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे दिया था बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से मैंने बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का कुल तापमान निकाल लिया, कितना मिला, 126 डिग्री सेल्सियस। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 होगा। तो इधर क्या बचेगा, 126 डिग्री सेल्सियस माइनस 120 डिग्री सेल्सियस, कितना बचा यहाँ पे, 6 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे कट जाएगा, और फ्राइडे फ्राइडे कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, थर्सडे, माइनस ये क्या बचा यहाँ पे, मंडे। तो यहां से हमको गुरुवार माइनस सोमवार का तापमान कितना मिला, 6 डिग्री सेल्सियस। हमको गुरुवार का तापमान कितना दिया है, 43 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने गुरुवार का तापमान कितना रख दिया, 43 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 43 डिग्री सेल्सियस माइनस सोमवार इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा मंडे का तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से गुरुवार तक का 34 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, यहाँ पे सोमवार से बुधवार तक का कुल तापमान निकालना। ये सोमवार और बुधवार नहीं बोला है ना, ये बोला है सोमवार से बुधवार तक का, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। तो हम यहां से मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कुल तापमान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, औसत गुना 3, कितना हो जाएगा, 37 या 111 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो यहां से हमको सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान मिल गया। अगला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, मंगलवार से गुरुवार तक का 34 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का कुल तापमान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 34
गुना 3 कितना हो जाएगा, 34 तिया 102 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्वेश्चन में जो दिया था वहां से हमने इन तीनों दिन का कुल तापमान निकाला, सेम यहां भी हमने कुल तापमान निकाल लिया। फिर यहां से अगला काम हम क्या करते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है। तो यह क्या बचेगा, 111 डिग्री सेल्सियस माइनस 102 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, ये 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इधर क्या बचेगा, दोनों में जो भी कॉमन है उसको कटा दो, ये ट्यूसडे ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे ये वेडनेसडे। इधर क्या बचा आपका, इधर बचा मंडे, नीचे क्या बचेगा माइनस थर्सडे, माइनस थर्सडे। तो यहां से अब हमको मंडे माइनस थर्सडे, मतलब यहां से हमको सोमवार माइनस गुरुवार का तापमान मिल गया कितना, 9 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोला है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5 था। देखो यहां पे आपको कंडीशन दे दिया है कि जो गुरुवार का तापमान था वो सोमवार के तापमान से 4/5 था। देखो अगर आपने मेरे से प्रतिशत पढ़ा होगा तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैंने उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि जिसके साथ भी का, की या से लिखा होता है, ध्यान से सुनना, जिसके साथ भी का, की या से लिखा होता है वो वैल्यू हमेशा हर वाला होता है। तो यहां पे देखते हैं हम का, की या से किसके साथ जुड़ा है, ध्यान से पढ़ो। यदि गुरुवार को तापमान जो है वो सोमवार के तापमान से मिल गया हमको। अब देखो ये से किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है सोमवार, बोला है ना सोमवार के तापमान से, मतलब ये से किससे जुड़ा है, सोमवार से। इसका मतलब ये जो बटा 5 है, ये जो 4/5 है, एक्चुअल में ये रेशियो के फॉर्म में रहता है ना, ये है 4 रेशियो, ये है 5 रेशियो। तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ भी का, की या से लिखा होता है वो हमेशा हर वाला वैल्यू होता है, मतलब ये किसका वैल्यू है, आपका सोमवार का। तो अगर ये सोमवार का है तो ये किसका हो जाएगा, गुरुवार का। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला, जिसके साथ भी का, की या से दिख जाए वो वैल्यू हमेशा हर वाला होता है। और अगर आपको ऐसे समझना है तो सीधा आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। बोला है गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान से कितना है, 4/5 है, आपको ये बोला गया है। तो यहाँ पे क्या करना, थर्सडे इसको बटा फॉर्म में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये है थर्सडे बटा क्या हो जाएगा, मंडे, इक्वल टू कितना है, 4/5। तब भी आपको सेम मिलेगा। थर्सडे कितना है, 4 रेशियो, मंडे कितना है, 5 रेशियो। तो फालतू में ये सब क्यों करना, आप सिर्फ देखना किसके साथ से जुड़ा है, सोमवार के साथ, मतलब जो 5 वाला है, कि जो 5 रेशियो है वो मंडे का वैल्यू है। क्लियर, समझ में आया। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो मंडे है 5 रेशियो, थर्सडे है 4 रेशियो, और हमको मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस मिला है। मतलब मंडे कितना, ये है 5 रेशियो और ये कितना है, 4 रेशियो, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो करूंगा तो मुझको 9 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। इसका मतलब ये जो 9 डिग्री सेल्सियस है ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, मतलब ये 1 रेशियो का वैल्यू है। क्लियर, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। इसलिए मैंने बोला अगर आपने मेरे से प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो वहां जाके इसको देखना, मैंने रेशियो मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक, तो ये 9 डिग्री सेल्सियस किसका वैल्यू है, ये मंडे किसका है, ये है 5 रेशियो, ये कितना है, 4 रेशियो। तो दोनों को घटाकर कितना मिलेगा हमको, 1 रेशियो। इसका मतलब ये 9 डिग्री सेल्सियस 1 रेशियो का वैल्यू है, और जिसका हमको निकालना है उसका हम गुणा करते हैं। हमको किसका निकालना है, गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है, 4 रेशियो, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 4 रेशियो से। क्लियर, यहाँ पे रेशियो मेथड को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो हमको दिया है यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिख दो यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस, और ये जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे डिवाइड करना होता है। ये किसका वैल्यू है, 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, कितना आएगा, 1 रेशियो। तो ये 1 रेशियो का वैल्यू है।
तो यहाँ पे डिवाइड कर दो एक रेशियो से, और जिसका हमको निकालना है उसका यहाँ पे गुणा करते हैं। हमको निकालना था गुरुवार का तापमान, और गुरुवार का तापमान कितना है 4 रेशियो, तो गुणा हो गया यहाँ पे 4 रेशियो। मान लो हमको बोलता सोमवार का तापमान कितना था, और अगर सोमवार का पूछता तो हम यहाँ पे किससे गुणा करते 5 रेशियो से, बट हमको गुरुवार का बोला है इसलिए हमने यहाँ पे 4 रेशियो का गुणा किया। ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब गुरुवार का तापमान आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंबिकापुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। पहला काम क्या करेंगे, हम इस महीने के पहले 4 दिन का कुल तापमान निकालेंगे। पहला दिन प्लस दूसरा दिन प्लस तीसरा दिन प्लस चौथा दिन, इन 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लो। कितना हो जाएगा ये 58 डिग्री इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 232 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने महीने के पहले 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लिया, कितना आया 232 डिग्री सेल्सियस। अगला काम हम क्या करेंगे, आगे क्या बोला है, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस था, तो यहां से हम दूसरा दिन प्लस तीसरा दिन प्लस चौथा दिन प्लस 5वां दिन, इन 4 दिन का कुल तापमान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, 6 चौक 24 मतलब 240 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ज्यादा वाला कौन सा है 240 डिग्री सेल्सियस, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो इधर क्या बचेगा 240 माइनस 232, ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। और इधर जो जो कॉमन है उसको कटा दो। क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और ये 4 कॉमन है। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 5वां दिन माइनस यहाँ पे बचा पहला दिन। ठीक, हमने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया था, इसलिए 5वां दिन माइनस पहला दिन होगा, तो यहां से अब हमको एक इक्वेशन और मिल गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले और 5वें दिन का तापमान 7:8 है, मतलब ये जो पहला दिन है अनुपात 5वां दिन है, इसका रेशियो को कितना दिया गया है 7:8। आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था रेशियो मेथड, सेम यहां भी अप्लाई करेंगे। यहां पे है 8 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप लिख दो कितना 8 डिग्री सेल्सियस, और ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो। ये किसका वैल्यू है 5वां दिन माइनस पहला दिन। अब 5वां दिन कितना है, ये है 8:, अब पहला दिन कितना है 7:, तो कितना हो जाएगा ये 1:, मतलब ये 8 डिग्री सेल्सियस 1 का वैल्यू है, तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड बाई हो जाएगा 1, और हमको जिसका निकालना है उसका यहाँ पे गुणा करते हैं। हमको किसका निकालना है 5वें दिन का तापमान, और 5वें दिन का तापमान कितना है 8, ये 8 है ना, ये है 7, ये है 8, तो 5वें दिन का तापमान कितना है 8, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 8 से, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो 5वें दिन का तापमान कितना मिलेगा हमको 64 डिग्री सेल्सियस, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी यूट्यूब फैमिली अभी बहुत ही छोटी है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम फ्री में यूट्यूब में पूरा मैथ्स को कंटिन्यू पढ़ सकें। ठीक, आगे बढ़े। तो यहां से हमारा
टाइप नंबर 8वां का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 क्या बोलता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताएं कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गया हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था। और इन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं का हमको औसत निकालना है। अगर आप यहाँ पे इस संख्याओं के श्रेणी को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम सेम है। मतलब यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, और सभी संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। सभी संख्याओं में कितना डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। और अगर दी हुई संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो उन दी हुई संख्याओं का श्रेणी क्या कहलाता है, समानता श्रेणी कहलाता है। इसका मतलब ये जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कैसे है, क्योंकि इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस सभी संख्याओं में सेम सेम है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्याएं होती है तो उसका औसत कैसे निकलता है। अगर दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो इसका औसत निकलता है पहली संख्या। पहली संख्या मतलब 1 प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सा है, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 बटा क्या करते हैं, बटा करते हैं 2। ठीक, मैंने क्या बोला, अगर दी हुई संख्याओं के बीच में डिफरेंस सेम सेम है, और अगर डिफरेंस सेम सेम है इसका मतलब ये संख्याओं का श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 11/2। यही है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। मान लो कोई और श्रेणी रहता, जैसे मान लो ये है 5 10 15 20। आप यहां देखो इन सभी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम सेम है। मतलब यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। मतलब ये जो संख्याओं का श्रेणी है ये भी समांतर श्रेणी में है। तो मान लो इसका औसत कैसे निकलेगा आपका, इसका औसत निकलेगा पहली संख्या 5 प्लस अंतिम संख्या मतलब 20/2। ठीक, समझ आया। अगर दी हुई संख्याओं का श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो उसका औसत निकलता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 करके। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप निकालो यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर देना। ठीक, क्लियर यहां तक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 21 क्या बोलता है, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, व्यापम ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। क्या बोला है, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो 4 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 4 एकम 4, फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 4 तिया 12। इसी प्रकार जाते जाते लास्ट में क्या हो जाएगा 4 गुना 15, मतलब 4 गुना 15 कितना हो जाएगा 60। क्लियर, तो ऐसा हमारा सीरीज चलेगा। पहला हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 12, फिर क्या होगा 4 चौक 16 20 24 28, ऐसे हमारा ये जो है वो सीरीज चलेगा। 60 से पहले क्या आएगा, कितना होता है 56। तो इसी प्रकार का हमारा जो ये सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ये सभी 4 के गुणज हैं। इसका मतलब सभी के बीच कितना कितना अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, आगे जो 16 होगा यहाँ भी 4 का अंतर है। मतलब सभी के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर दी हुई संख्याओं के बीच अंतर समान हो, इसका मतलब सभी संख्याओं के बीच अगर अंतर समान हो तो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। और समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है,
इसका औसत कैसे निकलेगा? ये निकलता है पहली संख्या मतलब 4 प्लस अंतिम संख्या मतलब 60, ये हो जाएगा 60 बटा क्या करना, 2 करना। कितना हो जाएगा ये? 64 बटा 2 इक्वल टू कितना आएगा? 32। क्लियर? समझ में आया? तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिरमिरी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं करना, अगर ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में हो तो हमारा औसत निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। हमको क्या करना है, सिर्फ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन का मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप यहाँ पे 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाता है तब औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर पहला समझाने वाला हूं, तो ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन बोला है 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। ठीक, कोई भी 20 वस्तुएं हैं, उनका औसत कितना है? बोला है 5 है। फिर बोला है यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तब औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसे आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। नोट बना के लिखना, जो भी क्रिया हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं वही क्रिया हमारा औसत के साथ भी होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमको दिया है 20 वस्तुओं का औसत 5 है, ठीक है। फिर बोला है यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाता है, मतलब ये सभी 20 वस्तुओं में हम 3 का गुणा करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या लिखवाया था, जो भी क्रिया हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं वही क्रिया हमारे औसत के साथ भी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर सभी संख्याओं में हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा औसत में भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नया औसत क्या मिलेगा? पुराना औसत क्या था? 5। मैंने क्या बोला? जो भी क्रिया सभी संख्याओं के साथ होती है वही क्रिया औसत के साथ भी होती है। तो यहाँ पे क्या क्रिया किया गया है? बोला है यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो अगर सभी को 3 से गुणा कर रहे हैं इसका मतलब औसत भी 3 से गुणा होगा। तो पहले औसत था 5, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणा 3, कितना मिलेगा? 15। तो ये है हमारा नया औसत, कितना आएगा? 15। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदाबाजार इज द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट बलौदाबाजार जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना। ठीक, समझ में आया? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लीजिए कि सभी संख्याओं के साथ जो भी क्रिया किया जाता है वही सेम क्रिया हम औसत के साथ भी करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, पहला है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15। ठीक, आपको 3 संख्या दिया गया है, कितना? 5, 10, 15। फिर आपको मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे आगे बोला जाता है कि इन तीनों संख्याओं को हम 2 से गुणा कर देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 5, 10 और 15। फिर आपको बोला जाता है कि इन तीनों संख्याओं में हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है। देखो हमारे पास 3 संख्या है, मुझे बताओ पहले इन 3 संख्याओं का औसत क्या रहेगा? 5, 10 और 15 का औसत क्या है? औसत क्या होता है? इनका औसत क्या होगा? 5, 10, 15 और 15, 15, 30। 30 बटा 3 ये होगा, कितना आएगा औसत? 10। या फिर ऐसा बोल सकते हो ये संख्याएं क्रमागत है, मतलब सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? सेम सेम है। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम सेम होता है तो जो बीच वाला संख्या होता है वही हमारा औसत होता है। आप इससे भी बता सकते थे कि हमारा औसत कितना है? 10 है। ठीक, तो हमारे तीनों संख्याओं का पुराना औसत कितना है? 10। फिर आगे बोलता है कि इन तीनों संख्याओं में हम 2 का गुणा करते हैं तो नया औसत क्या होगा? ठीक, पुराना संख्या क्या था? 5, 10, 15।
अब बोला है सभी संख्याओं में 2 का गुणा करेंगे, तो जब पहली संख्या में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। पहला संख्या हो गया 10। दूसरा संख्या क्या होगा, 10 दूनी 20। दूसरा संख्या हो गया 10 दूनी 20। तीसरा क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक, तो जब मैंने सभी संख्याओं में 2 का गुणा किया तो हमको कितना मिला, नया संख्या 10, 20 और 30। अब मुझे बताओ इनका औसत क्या होगा। इनका औसत होगा 10 और 20 30, 30 30 60, 60 बटा 3 कितना हो जाएगा, 20। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हो संख्या क्रमागत है, इसका मतलब जो बीच वाला संख्या है वही हमारा औसत है। ठीक, तो औसत कितना हो जाएगा, 20। ठीक, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जो क्रिया हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं वही क्रिया हमारा औसत के साथ भी होता है। तो देख लो, पहले औसत कितना था, 10। ठीक, तो हमने इस वाले में क्या किया था, तीनों संख्याओं में 2 का गुणा किया था। तो आपको ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करते, सभी संख्याओं में 2 का गुणा हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करते, ये जो औसत है मतलब 10, इसमें बस आप 2 का गुणा करते हैं, आपका आंसर कितना आता है, 20। करके देख लो, आपका औसत था 10, सभी संख्याओं में 2 का गुणा हुआ है, इसका मतलब ये जो औसत है 10, इसमें भी 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। आपका आंसर कितना आएगा, 20। सेम यही क्रिया यहाँ पे हुआ है, पहले औसत था 5 और इन सभी 20 वस्तुओं में हमने 3 से गुणा किया था। तो जब सब में 3 से गुणा हुआ है तो ये जो औसत है 5, इसमें भी 3 का गुणा होगा, तो आपको नया औसत क्या मिलेगा, 5 गुणा 3 15। क्लियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आगे चले, अगला क्वेश्चन 23 क्या बोलता है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। मैंने क्या बोला, जो भी क्रिया सभी संख्याओं के साथ होती है वही क्रिया आपके औसत के साथ भी होता है। तो अगर प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया गया तो हमारा औसत भी 10% बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10% बढ़ जाएगा। समझ में आया, क्लियर यहां तक ना। जो भी क्रिया आप सभी संख्याओं के साथ कर रहे हैं आपको कुछ नहीं देखना, आप बस वही क्रिया औसत के साथ भी कर देना। जैसे यहां पे सबसे 3 से गुणा किया गया है तो आप औसत से 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 5 3 15, आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक, यहां पे प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाया गया है तो आपका औसत भी 10% बढ़ जाएगा। क्लियर, आगे चले, अगला क्वेश्चन 24। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये एक लाइन का आंसर है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अनुक्रम में 7 क्रमागत पद शामिल हैं जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अनुक्रम का औसत 80 है। ठीक है भाई, यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है, अब प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है जिससे नया औसत m मिलता है, तो मूल औसत और नया औसत के बीच कितना अंतर है, आपसे ये बोला गया है। आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करना, यहां पे बोला है यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है, जहां पे आपको प्रत्येक पद वाला कॉन्सेप्ट मिल जाए, इसका मतलब हमको ये बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या जो अवरोही क्रम में है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको सिर्फ ये पुराना औसत से मतलब है और इसमें क्या क्रिया कर रहे हैं उससे मतलब है। ठीक, हमको औसत कितना दिया गया है, 80। ठीक, पुराना औसत कितना है, पुराना औसत कितना है, 80। हमको इससे बस मतलब है। ठीक, फिर क्या बोला है, यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है, अब प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है जिससे नया औसत m मिलता है। ठीक, यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये जो 20 है उसको हम सभी पद में जोड़ेंगे। ठीक, मतलब +20 करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, फिर प्रत्येक पद को 2 से विभाजित करेंगे, मतलब सभी पद में +20 करके डिवाइड बाई 2 करने हैं और इससे हमको नया औसत m मिलेगा। ठीक, तो हमको ये बाकी संख्याओं में इसको करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये जो औसत है इसी में ये वाला क्रिया करेंगे।
तो इससे हमको यहाँ पे नया औसत मिलेगा, न्यू एवरेज। इसका क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, एम। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा, जो क्रिया सब में कर रहे हैं वही क्रिया औसत में कर दो। मतलब पहले था 80, अब हम क्या क्रिया कर रहे हैं, यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है मतलब +20 करेंगे। फिर क्या बोला है, अब प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है, मतलब +20 करके 2 से विभाजित करते हैं बोल रहे हैं। इससे हमको नया औसत m मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 + 20 100, 100/2 कितना हो जाएगा, 50। तो हमको यहां से नया औसत कितना मिला, 50 मिला। हमारा पुराना औसत था 80, हमारा पुराना औसत कितना था 80, नया औसत कितना हो जाएगा 80 + 20, 80 + 20 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यही बोले हैं ना, यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है मतलब +20 और उसके बाद प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है मतलब /2। तो इससे नया औसत कितना मिलेगा, 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, 100/2 कितना हो जाएगा 50। ठीक, हमको निकालना क्या है, तो मूल औसत और नया औसत के बीच कितना अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच कितना अंतर है आपसे ये पूछा गया है। तो कितना अंतर है, मूल औसत कितना है 80, नया औसत कितना है 50, कितना अंतर आएगा 30। यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़े। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 25वां आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक 90 है। ठीक, आपको औसत अंक दे दिया गया है 90। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 अंक से बढ़ाए जाते हैं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है ना, मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों का अंक 5-5 नंबर बढ़ जाता है, उसके बाद आपका नया औसत क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। ठीक, आगे बढ़े। तो यहां से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका चालू होने वाला है। यहां से हम टाइप नंबर 10वां का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत भार 85 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 70 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है आपसे ये पूछा गया है। देखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक कक्षा में टोटल 150 स्टूडेंट है। ठीक है, और इन 150 विद्यार्थियों का औसत भार आपको दिया गया है कितना, 80 किलोग्राम। ठीक, मतलब टोटल विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 80 किलोग्राम। आगे क्या बोलता है, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, 85 किलोग्राम। मतलब अब आपको लड़कों का औसत भार कितना दिया गया है, 85 किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, और लड़कियों का औसत भार 70 किलोग्राम है। मतलब आपको टोटल स्टूडेंट, मतलब लड़के और लड़कियों का दोनों का मिला के औसत भार दिया गया है कितना, 80 किलोग्राम, और सिर्फ लड़कों का औसत भार दिया गया है कितना, 85 किलोग्राम, और सिर्फ लड़कियों का औसत भार कितना है, 70 किलोग्राम। और आपको कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, हमको यहाँ पे औसत भार 3 बार दिया गया है, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के औसत भार, सिर्फ लड़कों का औसत भार और लड़कियों का औसत भार, आपको 3 औसत भार दिया गया है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा डाटा मिलता है तो इसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड क्या होता है, हमको किसका किसका दिया गया है, लड़कों और लड़कियों का। तो यहां पे आप लिख दो बॉयज, इधर आ जाएगा बॉयज, इधर आ जाएगा गर्ल्स। ठीक, अब 2 हिस्सा कर दो, इधर कर दो बॉयज, इधर हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, फिर लड़कों के नीचे लड़कों का जो औसत भार दिया है उसको लिख दो। लड़कों का औसत भार कितना है, 85 किलोग्राम। तो बॉयज के नीचे लिख दो
85 किलोग्राम। मतलब जिसका औसत भार है उसको उसके नीचे डाल दो। और लड़कियों का औसत भार कितना है? 70 किलोग्राम। तो लड़कियों के नीचे लिख दो 70 किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और जो दोनों का मिला के, मतलब लड़कों और लड़कियों का मिला के जो है 80 किलोग्राम, इसको इन दोनों के बीच में हल्का सा नीचे यहां पे लिख दो 80 किलोग्राम। ठीक, मैंने क्या बोला, हमको लड़के और लड़कियों का डाटा यहाँ पे दिया है, तो एक सेक्शन बना दो लड़कों का, इधर बना दो लड़कियों का। और लड़कों का जो औसत भार है उसको लड़कों के नीचे लिख दो, और जो लड़कियों का औसत भार है उसको लड़कियों के नीचे लिख दो। और जो दोनों का मिला के औसत भार है उसको इन दोनों के बीच में हल्का सा नीचे करके लिख देना। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड कैसे होता है, यहाँ पे आप लाइन खींच दो। ठीक, ये हमारा एक्स बन गया। ठीक, आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं ताकि जिसने एलिगेशन मेथड कभी पढ़ा ना हो उसको भी ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। तो आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये वाला लाइन फॉलो करना है, क्योंकि इसमें जो डाटा आएगा वो इस वाले लाइन से आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो तो बड़े में से छोटे को घटा दो। मतलब 80 माइनस 70 कितना आएगा, 10। ठीक, ये लाइन के नीचे में ही इसका डाटा आता है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला लाइन से, और ये वाली लाइन में क्या क्या है, 85 और 80। मैंने क्या बोला, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो। यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इनमें से जो भी बड़ा होगा सिर्फ आप उसमें से घटा देना। यहाँ पे क्या बड़ा है, 85, तो 85 माइनस 80 कर दो, कितना आएगा, 5। मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे दो डाटा मिलेगा और लाइन के नीचे जो आएगा उसी का डाटा आपको यहाँ मिलेगा। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये वाले का लाइन है, ये लाइन है यहाँ पे, मतलब इन दोनों से हमको ये वाला डाटा मिलने वाला है। और कैसे मिलता है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो। मतलब 80 माइनस 70 कितना आएगा, 10। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, इस वाली लाइन से सॉल्व होगा ये वाला, तो यहाँ पे जो बड़ा होगा उससे छोटे को हटा दो। मतलब 85 माइनस 80 कितना आएगा, 5। मतलब इन दोनों से यहाँ पे आएगा और इन दोनों से यहाँ पे आएगा। क्लियर, समझ में आया? एलिगेशन मेथड इसी को बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब हमको यहाँ पे कितना मिला, 10 और 5, कितना मिला, इधर आया 80 माइनस 70 10, इधर कितना आया, 85 माइनस 80 5। और हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो रेशियो में होता है। रेशियो मतलब ये जहां तक कटेगा उसको हमको कटाना पड़ेगा। तो देखो ये है 10, ये है 5, मतलब ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 1 बार में। फाइनली हमको रेशियो क्या मिला, 2:1 का। ठीक, एलिगेशन में समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगा ये रेशियो में होता है। और रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है कि ये जब तक कटेगा हमको वहां तक कटाना पड़ता है। तो ये दोनों किससे कट रहा है, 5 से कट रहे हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या मिलेगा, 2:1। मतलब ये जो 2 रेशियो है ये बॉयज का रेशियो शो करता है। मतलब बॉयज कितने अनुपात में है, 2 अनुपात में। मतलब जिसके नीचे जो है वो उसी का रेशियो है। इसी प्रकार इधर कितना है, 1 रेशियो। मतलब लड़कियां कितने रेशियो में है, 1 रेशियो में। मतलब लड़कों का अनुपात है 2 अनुपात, लड़कियों का अनुपात है 1 अनुपात। हमने तिरछा किया है तो इसको भी तिरछा मत मान लेना, ये जिसके नीचे में है वो उसी का अनुपात होता है। ठीक, ये क्लियर हुआ? हमको निकालना क्या है, कक्षा में लड़कियों की संख्या। देखो लड़के हैं 2 अनुपात, लड़कियां हैं 1 अनुपात। तो मुझे बताओ इन टोटल विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना आएगा, लड़के हैं 2 अनुपात, लड़कियां हैं 1 अनुपात, मतलब 2 + 1। टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 3 रेशियो। ठीक है, और ध्यान से देखो इसी 3 रेशियो का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 150। क्योंकि एक्चुअली में टोटल स्टूडेंट मतलब लड़के और लड़कियां कितनी है, 150।
टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150, ठीक। और इस 150 का रेशियो में कितना वैल्यू है 3 रेशियो, क्योंकि जब हमने एलिगेशन मेथड अप्लाई किया तो हमको रेशियो मिला था लड़कों का 2 और लड़कियों का 1, मतलब 2 + 1, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 रेशियो। और इसी 3 रेशियो का एक्चुअल वैल्यू कितना है 150, क्योंकि टोटल कितने विद्यार्थी है 150 विद्यार्थी। तो रेशियो मेथड क्या होता है, ये 150 जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये 150 किसका वैल्यू है, ये 3 रेशियो का वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर दो 3 रेशियो से। फिर यहाँ पे होता है गुणा, और गुणा किसका होता है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको निकालना है लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे लड़कियां कितनी है 1 रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 रेशियो से। अगर आपको यहाँ पे लड़कों की संख्या बोलता तो क्या करते, लड़कों की संख्या कितनी है 2 रेशियो, तो यहाँ पे गुणा करते हैं हम 2 रेशियो से। हमको लड़कियों का निकालना है और लड़कियां कितनी है 1 रेशियो, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 1 रेशियो से। ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 3 × 5 = 15 और ये 0, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 50। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, दामाखेड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर 3 औसत मिल जाए, ठीक है, मतलब टोटल का औसत और पर्टिकुलर सिंगल सिंगल का, जैसे यहाँ पे लड़के और लड़कियां हैं तो दोनों का मिला के कंबाइन औसत, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, मतलब आपको 3 अलग अलग औसत यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। और ये कैसे एलिगेशन मेथड लगता है, इधर लिख दो बॉयज, इधर लिख दो गर्ल्स, और लड़कों का जो औसत है उसको लड़कों के नीचे लिखो, कितना है 85, मैंने लिख दिया 85। लड़कियों का कितना औसत है 70, मैंने लिख दिया 70, और दोनों का मिला के जो औसत है उसको बीच में लिख दो, ठीक है। और ये ऐसे माइनस होता है, मतलब इन दोनों को माइनस करना, जो बड़ा है उसमें छोटे को माइनस करना, तो जो आएगा उसको यहाँ लिखना। वैसे इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटाना, मतलब 85 - 80 कितना मिलेगा यहाँ पे 5, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हमको जिसके नीचे जो वैल्यू मिलेगा वो उसी का रेशियो होता है। जैसे हमको यहाँ पे 2 रेशियो 1 मिला था, तो लड़कों के नीचे कितना है 2 रेशियो, मतलब लड़कों का अनुपात कितना है 2 रेशियो, और लड़कियों के नीचे कितना है 1 रेशियो, मतलब लड़कियों का अनुपात कितना है 1 रेशियो। इसको भूल के भी हमने यहाँ पे तिरछा निकाला था, तो इसको बॉयज का इसको मत मान लेना और गर्ल्स का इसको मत मान लेना, ठीक। जिसके नीचे जो रहेगा वो उसी का अनुपात रहता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया एलिगेशन मेथड। फिर हमने यहाँ पे देखा कि लड़के हैं 2 रेशियो, लड़के हैं 1 रेशियो, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2 रेशियो लड़के 1 रेशियो लड़कियां, मतलब टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना है 3 रेशियो। और क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसी 3 रेशियो का आपको एक्चुअल वैल्यू दिया गया है कितना 150 विद्यार्थी, मतलब ये जो 150 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है 150, मतलब ये 150 जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो ये 150 का रेशियो में कितना वैल्यू है 3 रेशियो, तो डिवाइड बाई कर दो 3 रेशियो, ठीक। और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको लड़कियों की संख्या निकालनी थी और लड़कियों का अनुपात कितना है 1 रेशियो, तो गुणा कर दो यहाँ पे 1 रेशियो से। अगर लड़कों का पूछता तो क्या करते यहाँ पे गुणा 2 रेशियो से। कटा लो यहाँ पे, आपको लड़कियों की संख्या कितनी मिलेगी 50, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, लड़के लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के औसत कितना दिया है, वजन 38 किलोग्राम, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर आपको लड़कों का औसत वजन कितना दिया गया है 42 किलोग्राम। फिर आगे देखो, लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया है 33 किलोग्राम, मतलब यहां भी आपको 3 औसत मिल गया, लड़के प्लस लड़कियों का मिला के, सिर्फ लड़कों का और सिर्फ लड़कियों का। इसका मतलब यहां भी हमारा एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा। तो कैसे होगा, इधर लिख दो लड़के
इधर लिख दो लड़कियां। ठीक, फिर क्या करेंगे, लड़कों के नीचे लड़कों का जो औसत वजन है उसको लिख दो। कितना है लड़कों का औसत वजन, 42, तो यहाँ पे लिख दो 42 किलोग्राम। और लड़कियों का औसत वजन जो है उसको लड़कियों के नीचे लिख दो, कितना है 33 किलोग्राम, 33 किलोग्राम। और इन दोनों का मिला के जो औसत है उसको हम बीच में लिखेंगे, तो दोनों का मिला के कितना है 38 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 38 किलोग्राम। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम, माइनस, मतलब ये तिरछा माइनस होता है ना यहाँ पे, तो ये कैसे होगा, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 38 माइनस 33, कितना आया 5। और यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा कौन सा है दोनों में, 42, मतलब 42 माइनस 38, कितना आएगा 4। दोनों जो है वो रेशियो में रहता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो ये है 5, ये है 4, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा रेशियो कितना आया, लड़कों का रेशियो है 5 रेशियो, लड़कियों का कितना है 4 रेशियो। मान लो ये कटता तो इसको हम आगे और कटाते, बट ये किसी से नहीं कटेगा, तो फाइनली यहाँ पे हमको रेशियो क्या मिलेगा, 5 रेशियो 4। मतलब लड़के हैं 5 अनुपात में और लड़कियां हैं 4 अनुपात में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। यदि लड़कों की संख्या 25 है, अच्छा यहाँ पे हमको लड़कों की संख्या दी गई है कितना 25, और हमको निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, हमको ये निकालना है। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी है 25, लड़कों की संख्या है 25, और इन लड़कों का रेशियो कितना है, रेशियो में देखो ये लड़कों का रेशियो है 5 रेशियो। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, रेशियो मेथड में क्या होता है, ये 25 जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है लड़कों की संख्या है 25, और इन 25 लड़कों का रेशियो में कितना वैल्यू है 5 रेशियो, तो इसको डिवाइड कर दो 5 रेशियो से, और जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है उसका हम यहाँ पे गुणा करते हैं। हमको निकालना है लड़कियों की संख्या कितनी है, और लड़कियों का रेशियो कितना है 4 रेशियो, तो हम यहाँ पे गुणा किससे करेंगे 4 रेशियो से। क्लियर। मान लो आपको बोलता है यहाँ पे लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, मतलब दोनों को मिला के कुल कितने लोग हैं ये पूछता, तो क्या करते, लड़के से 5 रेशियो, लड़कियां थी 4 रेशियो, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आता है 9 रेशियो। तो अगर हमको लड़के और लड़कियों की कुल संख्या बोलता तो हम किससे गुणा करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के, मतलब 9 रेशियो का यहाँ पे गुणा करते हैं। हमको लड़कियों का निकालना है, लड़कियां कितनी है 4 रेशियो, तो गुणा हो जाएगा 4 रेशियो से, ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 5 पंचे 25, कितना हो जाएगा गर्ल्स की संख्या 5 चौक 20। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आई होप ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मान लो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम में या मेरे व्हाट्सएप में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, आपसे ये पूछा गया है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये भी क्वेश्चन एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। कैसे है, देखो किसी परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 120 विद्यार्थी, और इन टोटल विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 35, मतलब टोटल परीक्षार्थियों का औसत कितना है 35, और इसमें से जो पास हुए हैं उन पास विद्यार्थियों का औसत कितना है 39, और जो लोग फेल हुए हैं उन फेल स्टूडेंट्स का कितना है औसत 15। मतलब यहां भी हमको 3 औसत मिला है। यहाँ पे है टोटल औसत, मतलब जो स्टूडेंट पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनको मिला के टोटल कितना है औसत 35, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका औसत कितना है 39, और जो फेल हुए हैं उनका औसत कितना है 15। मतलब यहाँ भी हमारा एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, पास और फेल वाले, तो इधर लिख दो पास वालों का, इधर लिख दो फेल वालों का। ठीक है, पास के नीचे पास वाला औसत मतलब 39, यहाँ पे हो गया 39,
और फैल के नीचे फैल वाला औसत कितना है 15, और बीच में क्या आता है दोनों का मिला के मतलब 35। ये हो गया 35। अगला काम क्या करते हैं, माइनस करना। तिरछा माइनस होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में से क्या हो जाएगा 35 माइनस 15, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा है 39, तो 39 माइनस 35 कितना आएगा 4। ये रेशियो में है तो देखो यहाँ पे कट रहे हैं, कटेगा कितने बार में, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो फाइनली हमको क्या रेशियो मिलेगा यहाँ से 5:1 का। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। हमको निकालना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। अच्छा, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 120। टोटल कितने लोग हैं स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट हैं। और इन 120 स्टूडेंट मतलब पास प्लस फेल का रेशियो में कितना वैल्यू है, पास वाली स्टूडेंट का रेशियो कितना है 5 रेशियो, फेल वालों का कितना रेशियो है 1 रेशियो। तो टोटल कितना रेशियो हो गया 5 + 1 6 रेशियो। इसका मतलब टोटल 120 स्टूडेंट का रेशियो कितना आएगा 6 रेशियो। तो ये जो 120 जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो। तो ये 120 किसका वैल्यू है, इन दोनों का मतलब 6 रेशियो का। तो डिवाइड कर दो 6 रेशियो से, और जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसका यहाँ पे गुणा करेंगे। हमको निकालना है उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, मतलब जितने लोग पास हुए हैं उनका संख्या निकालना है। तो यहाँ पे पास कितने लोग हुए हैं 5 रेशियो लोग, तो गुणा कर दो 5 रेशियो से। ये रेशियो से ये रेशियो कैंसल, 6 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, कितना हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 5 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट्स की संख्या कितनी आएगी 20 पंचे 100। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरंग इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। सिर्फ एलिगेशन मेथड अप्लाई करना, वहां से आपको रेशियो मिलेगा। फिर देखना यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का आपको वैल्यू दिया गया है 120, और इस 120 स्टूडेंट का रेशियो कितना है 5 रेशियो पास हुए हैं और 1 रेशियो फेल हुए हैं। तो टोटल कितने हैं 6 रेशियो। तो डिवाइड कर दो 6 रेशियो। हमको जिसका निकालना रहता है उसको पूरा करते हैं। हमको निकालना है 5 स्टूडेंट की संख्या जो कि कितना है 5 रेशियो, तो गुणा कर दो 5 रेशियो से। अगर आपको फेल लोग का पूछता तो क्या गुणा करते हैं, यहाँ पे फेल कितने हैं 1 रेशियो, तो गुणा करते हैं यहाँ पे 1 रेशियो से। क्लियर, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे टाइप नंबर 11 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।